मीनाक्षी थापा मर्डर केस। दोस्तों, इलाहाबाद जो कि आज का प्रयागराज है, आप सभी ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। यह जगह यानी इलाहाबाद अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए भी माना जाता है। पर इस पवित्र जगह पर 2012 में एक ऐसा केस सामने आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, और ये केस था मीनाक्षी थापा मर्डर केस। नेपाल से भारत आई हुई एक अदाकारा जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत अपना फिल्मी करियर बनाने के लिए भारत आई थी। पर मीनाक्षी के परिवार को क्या पता था कि हमारी बेटी अब कभी अपने घर नहीं लौटने वाली थी। भारत के प्रयागराज यानी उस वक्त के इलाहाबाद में मीनाक्षी थापा की बहुत क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। यह हत्या इतनी क्रूर थी कि मीनाक्षी का धड़ कहीं और सर कहीं और मिला। मीनाक्षी थापा के शरीर से उसकी गर्दन अलग कर दी गई थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि मीनाक्षी की इतनी क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई, जानेंगे इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। पर उसके पहले आपने हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये कहानी उस वक्त के इलाहाबाद की। अप्रैल का महीना था और साल 2012। इसी इलाहाबाद में एक जगह है दरभंगा। इसी दरभंगा में एक बंगला था जो कि ज़्यादातर सुनसान रहता था, क्योंकि इस बंगले के जो मालिक थे वो ज़्यादातर बाहर रहते थे। बंगले की देखभाल के लिए बस एक गार्ड था जो कि इस बंगले की देखभाल करता था। इस बंगले का नाम था गुलाटी बंगला। 17 अप्रैल 2012 की रात को अचानक इस बंगले में कुछ हलचल सी दिखाई देती है, और ये हलचल थी खाकी वर्दी पहने कुछ मुंबई पुलिस के लोगों की, जिनके साथ कुछ यूपी पुलिस के लोग भी थे। यह साफ पता चल रहा था कि मुंबई पुलिस इतनी दूर से इस बंगले में किसी चीज़ की तलाश में आई है। वे बंगले का गेट खोलते हैं और उस चीज़ की तलाश शुरू कर देते हैं जिसके लिए वो इतनी दूर से आए थे। यूपी इलाहाबाद पुलिस उनकी इस काम में मदद के लिए आई थी। पुलिस के साथ साथ कुछ मजदूर भी थे। पुलिस उन्हें एक जगह पर खोदने का इशारा करते हैं जो कि एक सेप्टिक टैंक था। अचानक खुदाई के दौरान टैंक में से वो चीज़ बाहर आती है जिसकी मुंबई पुलिस को तलाश थी। दरअसल वो एक लड़की की लाश थी। जब पूरी लाश बाहर निकलती है तो पुलिस भी हैरान उठती है, क्योंकि उस लड़की का सिर्फ धड़ ही बाहर आता है। उसकी गर्दन यानी सर शरीर से गायब था। अब जब चेहरा ही शरीर से गायब हो तो उसकी पहचान करना पुलिस के लिए और भी मुश्किल था। अब मुंबई पुलिस के सामने ये अजीब उलझन थी। इसी दौरान मुंबई पुलिस के सीनियर अफसर अपने से जूनियर अफसर से धीरे से कहते हैं कि उन दोनों को बाहर लेकर आओ। अब मुंबई पुलिस के साथ 2 और लोग भी थे, दोनों नौजवान। उसमें एक लड़की जो कि मॉडल और एक लड़का जो कि डांसर और एक्टिंग में भी अपना शौक रखता था। इन्होंने मुंबई में कुछ फिल्मों में काम भी किया हुआ था। लड़के का नाम अमित था और लड़की का प्रीति। फिर इन दोनों को अंदर बुलाया जाता है। मुंबई पुलिस अमित से पूछती है कि लाश तो मिल गई, लेकिन ये अधूरी है, पूरी लाश कहाँ है। कुछ देर तो यह बात घुमाते हैं, पर तब पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो अमित बताता है कि ठीक है, मैं आपको पूरी लाश कहाँ है बताता हूँ। फिर मुंबई पुलिस इन्हें गाड़ी में बैठाती है और इलाहाबाद से निकलती है। अब इनका रुख लखनऊ होते हुए वाराणसी यानी बनारस की तरफ मुड़ता है। जैसे जैसे यह लोग बताते जाते हैं वैसे वैसे पुलिस उन रास्तों पर चलती जाती है। इन्हें करीब 4 घंटे वहाँ पहुँचने में लगते हैं। आखिरकार पुलिस उस जगह पर पहुँचती है। अमित इशारा करता है, गाड़ी वहाँ रोक दी जाती है। अमित बताता है कि बस यहीं बाईं तरफ हमने वो लाश का पूरा हिस्सा एक पॉलीथीन में लपेटकर फेंक दिया था। पुलिस उस जगह पर तलाश शुरू करती है और उन्हें वो अधूरा हिस्सा मिल जाता है जिसके लिए वो इतनी दूर से सफ़र करके आए थे। अब अधूरी लाश पूरी हो चुकी थी, सर और चेहरा मिल चुका था। अब यह साफ हो गया था कि वो लड़की कौन है। उस लड़की का नाम था मीनाक्षी थापा, जो कि नेपाल की रहने वाली थी। उसका भाई आर्मी में था। पढ़ाई करने के लिए मीनाक्षी भारत आई। उसने देहरादून में टून स्कूल से पढ़ाई पूरी की, फिर बाद में ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली। पढ़ने में बेहद होशियार, दिखने में काफ़ी खूबसूरत मीनाक्षी थापा का एक और सपना था, और वो सपना ये था कि वो पहले पर्दे पर चमके। इसी सपने को पूरा करने के लिए मीनाक्षी सपनों की दुनिया मुंबई पहुंचती है। वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पहले फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई जाए। मीनाक्षी ने बहुत सी फिल्मों में छोटे मोटे रोल साइन किए और काम किया, पर मीनाक्षी थापा के सपने कुछ बड़ा करने के थे। उससे कुछ बड़ा करना था। इसी दौरान मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसके डायरेक्टर थे मधुर भंडारकर, एक जाने माने डायरेक्टर जिन्होंने कई फिल्मों में नेशनल अवार्ड भी लिया है। वह एक फिल्म बना रहे थे जिस फिल्म का नाम था हीरोइन। जैसा कि आपको पता है, ये जो स्ट्रगलर होते हैं जो कि फिल्मों में छोटे मोटे रोल के लिए कई किरदार को निभाने के लिए फिल्मों में काम करते हैं, इन्हें पता रहता है कि कहाँ पर किस फिल्म की शूटिंग चल रही है। यह स्ट्रगलर वहाँ जाते हैं ताकि बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से जान पहचान बढ़ सके और कई रोल मिल जाए।
ऐसे ही कई बार बहुत से लोगों की किस्मत चमक भी जाती है। खैर, मीनाक्षी थापा भी एक स्ट्रगलर थी। उसे भी कहीं से जानकारी मिलती है कि मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन की शूटिंग मुंबई में कहीं हो रही है। तो मीनाक्षी थापा भी उस लोकेशन पर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात एक अमित नाम के लड़के से होती है। उन दोनों में आपस में बातचीत होती है। दोनों ही समझ जाते हैं कि दोनों स्ट्रगलर ही हैं और एक ही लाइन के हैं। तभी अमित मीनाक्षी को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलाता है, जिसका नाम था प्रीति। प्रीति भी फिल्मी दुनिया की स्ट्रगलर थी, जो कि अपना करियर आजमा रही थी। थोड़ी देर की बातचीत में ही इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये लोग अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं और इनकी बातचीत अब चलने लगती है। कई बार यह सभी साथ में कॉफ़ी पीने जाते, साथ में घूमते फिरते। कुल मिलाकर अब इनके रिलेशन अच्छे हो चुके थे। पर इनका जो ये रिश्ता था वो झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ था। जब ये पहली बार मिले थे तब अमित ने मीनाक्षी को बताया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मेरा बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से जान पहचान है, साथ ही मैं भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी जानता हूँ। मीनाक्षी अमित की झूठी बातों पर हाँ पे हाँ मिलाती गई और उसने इन सभी झूठी बातों को सच मान लिया। इधर मीनाक्षी अमित को बताती है कि मैंने देहरादून टून स्कूल से पास आउट किया है, मेरा भाई आर्मी में है और मैं नेपाल की एक रॉयल फैमिली से हूँ, यानी शाही परिवार से हूँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मीनाक्षी नेपाल की एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। दोनों ने ही एक दूसरे से झूठ बोला था, जिससे इन दोनों ने एक दूसरे से उम्मीद लगा ली। मीनाक्षी ने सोचा कि अमित का बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से अच्छी जान पहचान है, तो यह मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कई अच्छे रोल दिलवा सकता है। अगली तरफ अमित और प्रीति ने सोचा कि मीनाक्षी एक शाही परिवार से है, कभी हमें खुद के फिल्म मेकिंग और प्रोडक्शन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मीनाक्षी हमारी मदद करेगी। दोनों ने एक दूसरे से ख्याली उम्मीद लगा ली थी, जिसका परिणाम आगे बहुत ही खतरनाक होने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीता। इधर अमित की हालत अब ख़राब होती जा रही थी, काम वगैरह कुछ मिल नहीं रहा था। इधर पृथ्वी भी परेशान कि अब क्या करें। तो ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। 13 मार्च 2012 को अमित और प्रीति मीनाक्षी थापा को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि मीनाक्षी एक भोजपुरी फिल्म में लीड रोल के लिए तुम्हारी बात की है, पर उसके लिए तुम्हें यूपी आना होगा। अब मीनाक्षी का ये था कि हिंदी फिल्में करनी है, पर अभी कुछ काम मिल नहीं रहा है, इसलिए क्यों ना भोजपुरी फिल्मों में ही किस्मत आजमाई जाए, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों का भी एक अच्छा बड़ा मार्केट था। इसके बाद अमित, प्रीति और मीनाक्षी मुंबई से इलाहाबाद के लिए रवाना होते हैं। मीनाक्षी का एक दोस्त उसे मुंबई स्टेशन पर छोड़ने आता है। उसके बाद वो इलाहाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। 13 मार्च को यह तीनों इलाहाबाद पहुंचते हैं। जो प्रीति के पिता थे वो इलाहाबाद में ही उस गुलाटी बंगले के केयर टेकर थे, जो कि उसकी देखभाल किया करते थे, क्योंकि उसका ओनर कहीं बाहर रहता था। प्रीति को यह बात मालूम थी कि पापा अभी बंगले पर नहीं है, वो घर गाँव गए हुए हैं। इसी के बाद यह दोनों प्लानिंग करते हैं। 13 मार्च को मीनाक्षी अपनी माँ को फ़ोन करती है और बताती है कि मैं एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए इलाहाबाद अमित और प्रीति के साथ आई हुई हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। 14 मार्च को भी मीनाक्षी की अपनी माँ से बात होती है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पर 15 मार्च 2012 को मीनाक्षी का उसकी माँ के पास कोई फ़ोन नहीं जाता। माँ को चिंता होती है। फिर 16 मार्च को भी माँ उसे बहुत कॉल करती है, पर कोई जवाब नहीं आता। माँ अपने बेटे से बोलती है, जो कि आर्मी में था, तो भाई को भी चिंता होती है। भाई मुंबई में अपने कुछ दोस्तों को कॉल करता है और मीनाक्षी का पता करता है, पर दोस्त भी बोलते हैं शूटिंग में कहीं बिजी होगी, इसलिए शायद फ़ोन नहीं उठा रही। उठा लेगी, तुम चिंता मत करो। भाई फिर अपनी माँ को यह सभी बातें समझाता है। फिर तारीख आती है 17 मार्च 2012 की। 17 मार्च को मीनाक्षी की माँ के पास एक मैसेज आता है कि अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो 15 लाख का इंतज़ाम करो। माँ अब और भी घबराती है और अपने लड़के को फ़ोन करके यह सभी बातें बताती है। बेटा बोलता है, आप चिंता मत करो, मैं मुंबई जाता हूँ और देखता हूँ। मीनाक्षी का भाई अब मुंबई पहुँचता है और मीनाक्षी के उस दोस्त से मिलता है जो कि उसे मुंबई स्टेशन तक छोड़ने आया था। इसी बीच मीनाक्षी की माँ के पास एक और मैसेज आया कि अगर ये बात पुलिस को बताने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर देंगे। इस बात से माँ को और चिंता होती है। प्रीति और अमित ने 15 लाख की मांग करते हुए एक अकाउंट नंबर भेजा, पर मीनाक्षी का परिवार मिडिल क्लास से था। उन्होंने सिर्फ 60,000 अकाउंट में डाले, जिससे मांगने वाले को गुस्सा आया कि कहाँ 15 लाख और कहाँ 60,000। इधर एक लाचार भाई मुंबई पहुंच चुका है और अपनी बहन को तलाश रहा है। अब फिर से अपन कुछ दिन पहले चलते हैं, 13 मार्च 2012 को उसी गुलाटी बंगले पर। 13 मार्च को मीनाक्षी अमित और प्रीति के साथ गुलाटी बंगले पहुंचती है। 2 दिन बीत जाते हैं। 15 मार्च 2012 का दिन आता है।
इसी बीच मीनाक्षी यह बात समझ जाती है कि कोई शूटिंग वगैरह नहीं है, यह दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हैं और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मीनाक्षी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर यह दोनों उसे रोक नहीं पा रहे थे, इसलिए अमित मीनाक्षी का गला दबाता है और उसे मार देता है। इस काम में प्रीति अमित का साथ देती है। अब 15 मार्च 2012 को मीनाक्षी का कत्ल हो चुका था। कत्ल करने से पहले इन्होंने मीनाक्षी से अपना ATM कार्ड नंबर पता कर लिया था। उन्होंने मीनाक्षी के बैंक अकाउंट से सभी पैसे बाहर निकाल लिए। इसी दौरान कत्ल करने के बाद इन्होंने सोचा कि अब लाश का क्या करें। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या करें कि लाश मिलने पर भी पुलिस को पता ना चले कि ये किसकी लाश है, ऐसा लगे कि कोई लावारिश लाश है। यह सभी चीज़ें सोचते हुए यह दोनों तय करते हैं कि क्यों ना लाश का चेहरा यानी सर ही अलग कर दिया जाए, जिसके बाद किसी को यह पता ना चले कि यह किसकी लाश थी। इसीलिए ये लोग बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से तेज़धार हथियार लाते हैं और मीनाक्षी की लाश का सर धड़ से अलग कर देते हैं। धड़ को तो ये वहीं गुलाटी बंगले के पास एक सेफ्टी टैंक में गाड़ देते हैं और उस पर मिट्टी डाल देते हैं। धड़ को तो ठिकाने लगा दिया गया था, पर अब अमित और प्रीति सोचते हैं कि सर का क्या करें। सर को ही एक पॉलीथीन में लपेटते हैं और पॉलीथीन को एक थैले में डालते हैं। उसी थैले को लेकर ये दोनों इलाहाबाद में एक बस में सवार होते हैं और करीब 4 से 6 घंटे का सफ़र तय करने के बाद रात के अंधेरे में वाराणसी से पहले एक सुनसान जगह पर बस की खिड़की से उस थैले को बाहर फेंक देते हैं और ये आगे निकल जाते हैं। इन्होंने सोचा कि चलो काम हो गया, अब कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये किसकी लाश है। कत्ल के बाद कई दिनों तक लाश और सर यूं ही पड़े रहे और किसी को भी इस कत्ल के बारे में कानो कान खबर नहीं थी। उसके बाद फिर 17 मार्च को कत्ल के 2 दिन बाद ये दोनों मीनाक्षी के ही फ़ोन से उसकी माँ को फिरौती के लिए मैसेज करते हैं। मतलब पहले मार देते हैं, फिर फिरौती मांगते हैं। इधर एक भाई जो कि मुंबई पहुंच चुका है, उसे कुछ पता नहीं कि उसकी बहन कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। जब सभी कोशिश करने के बाद भी मीनाक्षी का कोई पता नहीं चलता, तो उसका भाई मुंबई में अंबोली पुलिस स्टेशन में मीनाक्षी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है। अब अंबोली पुलिस तुरंत अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है, क्योंकि मामला एक नेपाली सिटीजन का था। पुलिस सबसे पहले मुंबई में मीनाक्षी के सभी दोस्तों से पूछताछ करती है। इन्हीं दोस्तों में वो दोस्त भी था जो कि उस दिन मीनाक्षी को स्टेशन पर छोड़ने आया था। वह पुलिस को बताता है कि मैंने ही 13 मार्च को मीनाक्षी को स्टेशन पर छोड़ा था और मीनाक्षी अमित और प्रीति के साथ शूटिंग के सिलसिले में इलाहाबाद गई थी। अब पुलिस का सारा शक प्रीति और अमित पर जाता है। पुलिस उन दोनों को मुंबई में ढूंढना शुरू करती है और उनके घर भी तलाशती है, पर उन दोनों का कहीं पता नहीं था। आखिरकार अप्रैल के महीने में ये दोनों लखनऊ पुलिस के हाथ आ जाते हैं। पुलिस को कुछ मुखबिर के द्वारा लखनऊ पुलिस को इनका पता चलता है और लखनऊ पुलिस इन्हें पकड़ती है और इस बात की सूचना मुंबई पुलिस को देती है। मुंबई पुलिस लखनऊ जाती है और इन्हें गिरफ्तार करती है। उसके बाद फिर जब पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है, तब यह दोनों पूरी सच्चाई बताते हैं। फिर इन्हीं की निशानदेही पर 17 अप्रैल 2012 को मुंबई पुलिस और यूपी पुलिस उस गुलाटी बंगले पर जाती है और मीनाक्षी थापा की आधी लाश को बरामद करती है। फिर बाद में इन दोनों के बताने पर कि हमने लखनऊ और बनारस के बीच सर को कहीं फेंक दिया था, वह सर भी बरामद हो जाता है और अमित और प्रीति अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। अमित और प्रीति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। पुलिस को भी सारे सबूत मिल चुके थे। फिर ये मामला कोर्ट जाता है। 11 मई 2018 को मुंबई के सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उसके पहले जो इस केस के जाने माने वकील थे, उन्होंने इस केस को एक संगीन अपराध बताते हुए फांसी की सज़ा सुनाने का फैसला किया, पर सेशन कोर्ट ने प्रीति और अमित को फांसी तो नहीं दी, बल्कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसने भारत सहित पूरे नेपाल को दहला कर रख दिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।